नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों। कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थैलेश शाहू आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पहला अध्याय भूगोल का पढ़ा दिए थे, जिसमें संसाधन एवं विकास, उसके साथ साथ मैंने प्रश्नोत्तर भी आपको बतला दिया है, समझा दिया है, और वो पाठ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज हम अर्थशास्त्र की ओर एक नज़र डालते हैं और अर्थशास्त्र का आप निकालिएगा अध्याय 17, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मतलब ये अर्थशास्त्र का पहला पाठ है, मगर आपके सामाजिक विज्ञान में अध्याय 17 विकास की समझ। आइए इस कालखंड को हम अर्थशास्त्र में देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास किसे कहेंगे, विकास की समझ, आखिर ये अध्याय हमें क्या बताना चाह रहा है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, विकास की जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक है। मतलब एक व्यक्ति के लिए विकास की परिभाषा अलग हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए परिभाषा और भी अलग हो सकता है, तीसरे व्यक्ति के लिए विकास की स्वरूप में और भी अंतर आ सकता है। इसके बारे में एक निश्चित परिभाषा दे पाना मुश्किल है, बल्कि इसमें कई मतभेद हैं और इसका एक जैसा विकास भी, क्योंकि मनुष्य का विकास एक जैसा भी नहीं हो सकता और हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। अलग अलग लोगों की विकास के लिए अलग अलग मायने हैं, अलग अलग अर्थ निकलता है। प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है, परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए और साथ ही साथ वह समाज में सुखी जीवन व्यतीत कर सके और उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका समाज, उसका राज्य और उसके देश का विकास हो सके। बच्चों, विकास की परिभाषा को एक निश्चित तराजू पर तौला नहीं जा सकता है, क्योंकि परिस्थिति, काल, समय, इसके आधार पर विकास की अवधारणाएं अलग अलग है। तो यहाँ पर विभिन्न लोगों की दृष्टि से अगर हम इसको जानने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखते हैं कि नीचे की तालिका में कुछ लोगों की आकांक्षाएं दर्शाई गई है। इनमें व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या क्या सोचते हैं, उनकी क्या कल्पना है, उनके सोच में क्या चीज़ को विकास वो समझते हैं, अर्थात हर व्यक्ति के साथ यह बातें अलग अलग है। तो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि मैं पहले जो जीवन जीता था, जैसे मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जब स्कूल से जुड़ा तो उस समय साइकिल से विद्यालय आता था। सैलरी कम थी, फिर साइकिल से आना जाना करता था, फिर उसमें से घर परिवार के लिए भी पैसे देना पड़ता था और घर परिवार के लिए जो संसाधन या सुख सुविधाएं चाहिए वह उपलब्ध नहीं था। मगर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, आज मेरे पास दोपहिया वाहन हो गया है, बाइक की सुविधा है, घर मैंने बना लिया है, घर परिवार में पहले से बहुत सारे संसाधन मेरे यहाँ मैंने जुटाया है। ब्लैक एंड वाइट टीवी से पहले काम चलता था, आज रंगीन टीवी है, एलसीडी की व्यवस्था है, एलईडी की व्यवस्था है, न जाने कितने सारे संसाधन अब मेरे पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं विकास हुआ है। ठीक है। फिर एक आप विद्यार्थी हैं। अगर एक विद्यार्थी, मैं कहता हूं, अगर आप 8वीं में 70% पाए हैं और 5वीं में भी आपका परसेंट 70% है, 10वीं में भी आप 70% अंकों से पास हुए हैं और आप 12वीं में भी 70-72% में ही पास होते हैं, तो क्या आपका विकास हुआ कहेंगे इसको? नहीं, आपका विकास नहीं हुआ बच्चों। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं सभी कक्षाओं में आपका प्रतिशत कितना ही है? 76 ही है। इसका मतलब आपका विकास नहीं हो रहा है, आप वहीं पर स्थिर हैं। आपकी पढ़ाई के आधार पर परसेंट में परिवर्तन आना चाहिए था। भाई पहले 70 था, 75 हो जाता, 80 हो जाता, 90, 95 हो जाता, तो हम कहते कि समय के साथ इसका विकास हुआ है। परंतु बच्चों, अगर आपका 5वीं से लेकर 12वीं तक अगर 70 तक ही है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? विकास नहीं हुआ है। परंतु एक विद्यार्थी 5वीं में 60% से पास हुआ, 8वीं में वो 70% पाया है, 10वीं में 75% है और 12वीं जाते तक वह 80% अंकों से पास हुआ है। मगर आप शुरू से 70 में थे, अभी भी 70 में हैं, तो क्या
कहेंगे कि आपका विकास हुआ? नहीं, जो 60 से 70 पहुंच गया निश्चित रूप से उसका विकास हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय ये है, समय परिस्थिति के आधार पर विकास की परिभाषाएं अलग अलग है। तो यहाँ पर एक तालिका बना करके समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे एक दिहाड़ी मजदूर जानते होंगे आप, जो दिन भर मजदूरी कार्य करता है, तो उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या होती है? पहली बात तो सोचता है कि भगवान मुझे वर्ष भर काम मिल जाए, फिर कहता है कि मेरी मजदूरी अच्छी हो जाए, फिर कहता है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकूं। ये एक दिहाड़ी मजदूर की आकांक्षाएं अपेक्षाएं होती है। फिर दूसरा, एक उद्योगपति क्या अपेक्षा करता है? वो सोचता है कि मुझे सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता हो जाए ताकि मेरे कल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन लागत कम हो। फिर कच्चे माल लाने ले जाने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए सड़क और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो जाए। फिर कहता है एक शांतिपूर्ण वातावरण हो जहां पर मेरा व्यवसाय कारोबार अच्छे से डेवलप हो, ये वो प्रयास करता है। बच्चों, फिर एक कॉलेज की छात्रा, इसकी क्या अपेक्षाएं होती है? वो सोचती है कि शिक्षा का बेहतर अवसर मिले, फिर मैं पढ़ लिख कर आगे जब निकल जाऊं तो मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जाए। फिर आगे वो क्या सोचती है कि लड़कों के समान उसे भी स्वतंत्रता और सुरक्षा मिले, ये वो अपेक्षा करती है। एक शिक्षित बेरोजगार, जैसे कि उदाहरण दिया इंजीनियर, इसकी क्या अपेक्षाएं होंगी? सबसे पहले तो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, बेरोजगार है, तो पहले क्या सोचेगा भैया? सबसे पहले मुझे रोजगार के अवसर मिल जाए, फिर उसके बाद मुझे रहने के लिए एक आवास मिल जाए, मुझे आने जाने के लिए मेरे पास संसाधन हो, वे सभी सुख सुविधाएं हों जिससे मैं अपने कार्य को अच्छे से कर सकूं और मेरा जीवन स्तर में सुधार हो सके। फिर एक महिला जो खेत मजदूर है, वो क्या अपेक्षा करती है? तो वो अपेक्षा करती है अच्छी मजदूरी मिले, फिर जिस काम में वो लगी है सुरक्षा उनके साथ हो, फिर साल भर रोजगार मिले, स्वास्थ्य की उनको सेवाएं मिल जाए, आसानी से उनका काम चलता रहे, वो इस तरीके से अपेक्षा करती है। तो बच्चों, यहाँ पर समय के साथ, परिस्थिति के साथ साथ विकास की परिभाषा अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ पर उसने कुछ बताया, जैसे आप स्वयं क्या अपेक्षा करते होंगे? तो बच्चों, आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो आपको लगता होगा कि मेरा 10वीं का रिजल्ट अगर 90% है तो मैं 12वीं में क्या 95% आ जाता, फिर मैं अच्छे कॉलेज में मेरे को दाखिला मिल जाए, फिर अच्छी ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। ये आपकी स्वयं की अपेक्षाएं हो सकती है। फिर एक छोटा किसान की अपेक्षा क्या होगी? छोटा किसान चाहता है कि मेरा खेत और ज़्यादा हो जाए, फिर सिंचाई की सुविधा मेरे को मिल जाए, सिंचाई सुविधाओं के साथ मेरे फसलों का उत्पादन मैं बढ़ा सकूं जिससे मेरा जीवन स्तर सुधर सके, ये उसकी अपेक्षाएं होती है। एक शिक्षक, जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो एक शिक्षक की अपेक्षा क्या होती है? शिक्षक की एक अपेक्षा होती है कि मैं अपने पढ़ाई के कार्य में ऐसे संलग्न हो जाऊं कि मेरे भैया बहन अच्छे नंबरों से पास हों, मेरा पढ़ाया विद्यार्थी मुझे रिस्पेक्ट दे और मैं उनके रिस्पेक्ट के अनुकूल उनको ऐसा परिणाम दे सकूं कि मेरे भैया बहन अपने साथ साथ मुझ पर भी गर्व करे और मुझे भी गर्व होगा कि अब मेरा पढ़ाया विद्यार्थी है जो अच्छे नंबरों से पास हुआ है और आज एक अच्छी नौकरी या अच्छे पद पर कार्यरत है। एक शिक्षक की ये अपेक्षाएं होती है। फिर गांव का सरपंच, इसकी क्या आकांक्षाएं अपेक्षाएं होंगी? तो बच्चों, गांव का जो सरपंच है वो अपेक्षा करता है कि मेरे गांव में कोई गरीब निर्धन ना हो, कोई भूखा ना रहे, सड़क की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, ये एक गांव का सरपंच अपेक्षा करता है। बच्चों, अब इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं अलग अलग है, अतः आप विकास को एक निश्चित तराजू पर नहीं तौल सकते। यहाँ पर एक चित्र में देखिएगा बच्चों, एक लड़का खड़ा है और एक रिक्शा वाला खड़ा है। बोले ये क्या अपेक्षा कर रहा होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़का अपेक्षा कर रहा होगा कि मैं रिक्शा में बैठ जाता मगर मुझे पैसा ज़्यादा देना ना पड़े, कम दूंगा तो मेरे पास पैसे बचेंगे और उससे मुझे फायदे होंगे। पर एक रिक्शा वाला क्या सोचेगा? रिक्शा वाला ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा पैसा अगर मिलेगा तो मुझे अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदने में आसानी होगी। प्यारे भैया बहन, ये पूरी बात यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं आकांक्षाएं अलग अलग है, अतः आप विकास को एक निश्चित मापदंड नहीं बना सकते, इसकी परिभाषाएं अलग अलग है। मैं कहता हूँ एक रामू नाम का व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है
और एक श्यामू नाम का व्यक्ति 10,000 कमाता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, रामू 20,000 कमाता है, श्यामू 10,000 कमाता है। हमारे हिसाब से किसका ज्यादा विकास होना चाहिए? रामू का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 20,000 कमा रहा है जबकि श्यामू 10,000 कमाता है। मगर यहां पर बच्चों रामू 20,000 तो कमाता है मगर उसे शराब, जुआ, सट्टा की लत है और वह 20,000 भी कम पड़ता है बल्कि वह 2-3 हजार दूसरे से उधार लेता है। जबकि श्यामू 10,000 रुपये कमाता है परंतु वह अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीता है और हर महीने 2,000 रुपये बचाता भी है और अपने आवश्यकताओं की चीज़ों की वह पूर्ति करता है। बच्चों आप बताइए किसका विकास यहाँ कहेंगे, रामू का, श्यामू का? बच्चों यहाँ श्यामू का विकास हो रहा है। भले सैलरी कम है मगर वह अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से बढ़ा रहा है जबकि रामू 20,000 सैलरी पाने के बाद भी अपने विकास की ओर नहीं बल्कि वह बर्बाद हो रहा है। तो कहने का मतलब विकास की अलग अलग परिभाषाएं हैं। बच्चों हम इस पूरे पाठ में व्यक्तिगत विकास और सार्वजनिक विकास सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर सार्वजनिक हित क्या है? हम देखते हैं कि समाज में सबका सार्वजनिक बने, सभी का हित बने, विकास, सभी का विकास कैसे हो? हम अगर किसी विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय के पास क्या क्या होने चाहिए तब उनका विकास होगा। वैसे ही राज्य के पास क्या क्या होगा तब उनका विकास हो सकता है। एक देश में क्या क्या संसाधन होना चाहिए तब देश का विकास हो सकता है। तो बच्चों कल के कालखंड में हम सार्वजनिक हितों की चर्चा करेंगे। तो सार्वजनिक हित के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जैसे क्या, बिजली, पानी है ना, जल, ये सभी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके साथ साथ आम लोगों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो, फिर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। ये सभी जो चीज़ें हैं यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि यह सार्वजनिक हितों के दायरे में आता है। बस स्टैंड सार्वजनिक है ना, जो सबकी सुविधाओं के लिए है। फिर रेलवे स्टेशन, ये हमारे सभी सार्वजनिक सुविधाओं के दायरे में आता है। मध्याह्न भोजन, राशन की दुकानें। अभिप्राय ये बच्चों कि सार्वजनिक हित का दायरा बहुत बड़ा है। जिस देश में सार्वजनिक हित ज़्यादा होगा अर्थात वहाँ पर सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता ज़्यादा होगी तब उस राज्य और देश का विकास हो सकता है। बच्चों कल इस पर और बहुत सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे परंतु आज के लिए इतना ही। आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें मैं अपेक्षा करूँगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।